किसी को पता ना चल जाए। पापा को मत बताना और भाई को तो बिल्कुल भी मत पता लगने देना। कुछ इस तरीके की बातें करी जाती हैं पीरियड्स के आसपास, यानी कि पीरियड्स के आसपास होती है चुप्पी। आज लेकिन हम बोल रहे हैं सच्ची सहेली में कि अब पता चलने दो। पीरियड्स की इस चुप्पी के पीछे और क्या क्या छुपा है, आज हम उन मुद्दों पे बात करेंगे और पीरियड्स के बारे में बात ही करना क्यों ज़रूरी है इसको समझेंगे। तो आज हम हैं गुफ्तगू विद सच्ची सहेली में। मेरा नाम है रिकिता और सच्ची सहेली एनजीओ से मैं लगभग 8 सालों से जुड़ी हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स से बात कर चुकी हूँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे। और आज हम बैठे हैं, जैसा कि मैंने कहा, गुफ्तगू करने। और हमारे साथ आज गुफ्तगू करने आई हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर सुरभि सिंह। वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ सच्ची सहेली की फाउंडर भी हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये पीरियड्स के पीछे क्या और छुपी बातें हैं। और इस गुफ्तगू में अगर आपको लगे कि आप भी कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो वेलकम डॉक्टर सुरभि, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड हम लोग तो आपस में बातचीत करते ही रहते हैं, लेकिन आज इस फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आज ये स्पेशल गुफ्तगू है हमारी। तो सबसे पहले तो मैं आपको विश करना चाहूँगी हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। थैंक यू। हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। हमने एक दूसरे को विश तो कर दिया है, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, लिसनर्स के लिए थोड़ा सा बता पाएंगी कि ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे होता क्या है? बिल्कुल, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हमने आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला ही, और मेरी ज़िंदगी में वो सवाल जो जो अक्सर चुप्पी के साथ रहते हैं, मतलब जिसके बारे में बात नहीं होती। खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद मुझे अपने पीरियड्स के बारे में बहुत लेट में पता चला। मुझे अपने घर में इसके बारे में बात नहीं की जाती थी। मेरी खुद के घर में बड़ी सिस्टर थी, मम्मी थी, एक बुआ भी रहती थी घर में। तीनों को पीरियड्स आते थे, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड, माहवारी, जो भी हम कहें, तीनों को होते थे और मुझे कुछ पता नहीं था उस घर में। जब मुझे पीरियड आए तो मेरे लिए एकदम शॉकिंग था कि ये क्या हो गया। और मुझे तो बस एक ही चीज़ सिखाई गई कि मम्मी स्टोर रूम में गई, एक कपड़ा लेकर आई, उसको लपेट के दिया कि जा लगा ले, कुछ नहीं होता है, ध्यान रख। क्या ध्यान रखूं? किसी को पता ना चल जाए, घर में पापा है, भाई है, किसी को पता ना चल जाए। जी हाँ, और मुझे भी तो उस कंपटीशन में फ़र्स्ट आना था ना, जिसमें मेरी मम्मी, बहन और बुआ फ़र्स्ट आई हुई थी। तो मुझे बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी थी, कुछ किसी को पता ना चल जाए। इस चुप्पी के इस माहौल से धीरे धीरे पढ़ाई शुरू हुई। स्कूल में कभी बात नहीं हुई, कॉलेज में कभी बात नहीं हुई, एमबीबीएस करते हुए कभी बात नहीं हुई। स्कूल में कॉलेज में अक्सर सुनने को मिलता था कि आज वो क्लास नहीं आई, क्यों? उसकी आंटी आई हैं। तो मुझे लगता था आंटी आई हैं, अच्छा कोई मिलने आया होगा। तो हॉस्टल में एक ऑड वर्ड चलता था, पर मुझे इसके बारे में नहीं पता था। जब एमबीबीएस करने के बाद एमएस मैंने किया, मुझे पढ़ाई के दौरान जब मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में जाना, समझा, तो मुझे लगा कि बाप रे! मुझे तो कितना कुछ नहीं पता था, जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तब से शायद मन में ये था कि चलो, मुझे तो ऐसे पता चल गया, बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा। तो उसके बाद लेकिन शायद ज़िंदगी वो उतने मोड़ रुक कर, कहना चाहिए कि वो हॉल्ट ही नहीं देती कि आप रुक के कभी सोच पाओ कि करना क्या है। पर मुझे वो मौका मिला। 2013 में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे शुरू हुआ था और एक वही समय था जब मेरी ज़िंदगी में भी कुछ उतार-चढ़ाव हुए और मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना है। सिर्फ़ एक चार दीवारी में, क्लिनिक की चार दीवारी में बैठ के मुझे सिर्फ़ पेशेंट्स नहीं देखने हैं, मुझे कुछ अलग करना है। 2016 में मैंने ये अपना सच्ची सहेली एनजीओ बनाया और उस वक़्त कभी भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि, मतलब तब तक सच्ची सहेली की फ़ॉर्मेशन भी उतनी अच्छे से नहीं हुई थी, जब मुझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के बारे में पता चला। तो मुझे सबसे अच्छा लगा इसका कॉन्सेप्ट, 28 मई। क्यों? क्योंकि 28 दिन की एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और 5 दिन की ब्लीडिंग होती है। तो एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा वाओ! और दूसरा मुझे अच्छा लगा कि जिस मुद्दे पे मैं कुछ, क्योंकि 2-3 साल पहले से मैंने काम करना शुरू कर दिया था और दिल्ली में शायद पहला जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है वो सच्ची सहेली ने ही मनाया था। हालाँकि तब तक सच्ची सहेली उतनी अच्छे से नहीं, मतलब हमारे जो पेपर्स वगैरह रेडी होते-होते टाइम लगा था। तो 2016 में हमने दिल्ली में पहला मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया था। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि जिस बात को घर की चार दीवारी में भी नहीं किया जा रहा था, कितना अच्छा मौका है कि अब हम उसको सेलिब्रेट कर पाएँगे। दो उस वक़्त मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हम ज़्यादातर पैड के यूज़ पर ही बात करते थे, लेकिन मुझे हमेशा ये फ़ील आता था कि क्यों हम एजुकेशन को इसमें नहीं ला रहे हैं, क्यों हम जानकारी को इसमें नहीं ला रहे हैं। बट मुझे लगा कि चलो, शुरुआत ही सही है। जो मैं कर रही थी इतने सालों से स्कूल्स में जाकर,
उसको अब करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म भी मिल गया है कि जहाँ मैं उसको रिप्रेजेंट भी कर सकती हूँ, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में किसी ने शुरू कर दिया है और ये दिन बनाया जाने लगा है। तो इसको हमने एंकर किया कि इसके बहाने हम जो कर रहे हैं वो दुनिया को दिख, क्योंकि उससे पहले कर तो रहे थे काम, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि कैसे दिखाएं, मतलब हम मेंस्ट्रुएशन पे काम करते हैं उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखाएं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ने सच्ची सहेली को वो प्लेटफॉर्म दिया पहली बार, जहाँ पर हम अपनी एजुकेशन जो हम इस पे मेंस्ट्रुएशन पे काम कर रहे थे उसको दुनिया के सामने दिखा पाए। हमने पहली बार रजिस्टर कराया इंटरनेशनली, दिल्ली से, मुझे नहीं याद कि उस वक्त किसी और ने कराया था, दिल्ली में हम लोगों ने शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और उस दिन सच्ची सहेली ने अपना ये पहचान जो बनाई कि पहली बार फंड कलेक्ट करना है, पहली बार गवर्नमेंट में जाके परमिशंस लेनी है, बट लोगों को इकट्ठा करना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेमोरी मेरे दिमाग में, एक पॉजिटिव मेमोरी है कि यहाँ से मैं दुनिया के सामने ही खड़े होकर बोल रही थी कि मैं मेंस्ट्रुएशन पे बात करने वाली हूँ और धमाके के साथ करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे तरीके हो सकते थे मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को मनाने के लिए, बट मैंने चूज़ किया पीरियड फेस्ट एंड पैड यात्रा कि मैं इसको धमाके से और शोर मचा के बताऊँगी, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचाई जा सके कि जो कमरे में बात नहीं हो रही थी, जो घर की चारदीवारी में नहीं हो रही थी, अब वो सड़क पे होगी, वो बड़े बड़े मास अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू होगी। तो मेरे लिए ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अलग है, इसकी यूनिकनेस है मेरे लिए इसके लिए। तो जर्मनी के किसी एक कोने में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है वो सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। एक जर्मन एनजीओ है जिन्होंने ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया यहाँ पर, वॉश यूनाइटेड जी, वहाँ पर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई और सेम ज़रूरत आपको यहाँ पर इंडिया में, दिल्ली में महसूस हुई। तो ये होता है शायद एक प्लेटफॉर्म जिसकी आप बात कर रही हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है शायद, एक काम को उस दर्जे पे लेके जाना कि उस काम की अहमियत हर जगह दिखाई दे, राइट? तो पीरियड एजुकेशन फॉर ऑल और पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की थीम्स हैं। आप थोड़ा सा बता पाएंगी डॉक्टर सुरभि कि इन थीम्स को किस तरीके से आपने और आपकी संस्था, हमारी संस्था सच्ची सहेली ने इन थीम्स को जिया है? थोड़ा सा आप इसके बारे में बता पाएंगी? बिल्कुल, जैसे कि बहुत जब शुरू हुआ था तो इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स नहीं थे और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो था ना, मतलब हमेशा ऐसा लगता था सिर्फ हम हाइजीन की बात कर रहे हैं, मगर सच्ची सहेली शुरू से मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर चलती थी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन को लेकर चलती थी कि मेंस्ट्रुएशन में सिर्फ हाइजीन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बॉडी में कुछ बदल रहा है, मेरी बॉडी में कुछ रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, क्या वो सही है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या अलार्मिंग तो नहीं है? क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में ये एक्सपीरियंस रहा कि मुझे पीसीओएस था और मुझे बहुत सालों तक ये बात नहीं पता थी, जब तक मैंने गायनी नहीं पढ़ा था और मुझे पता भी नहीं था कि डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरे दिमाग में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा था कि मगर जैसे धीरे धीरे आपको समझ में आता है, तो पहला जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे शुरू हुआ तो हम लोगों ने मतलब ये अभी उतना फेमस नहीं है, बट हाँ हम लोगों ने, जैसे तुम्हें पता भी है कि हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड अवेयरनेस डे बनाया था 5 फरवरी को, और इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखे कि 28 दिन का एक महीना है जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से सिमुलेट करता है और 5 हमारी एवरेज ब्लीडिंग डेज हैं। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, हाइजीन अपने आप आएगी। अगर मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आएगा तो मैं हाइजीन का ध्यान रखूंगी। दोनों बहुत रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उस वक्त तक नहीं पता था कि जैसे आपने कहा ना कि जर्मनी में एक चीज़ शुरू हुई तो अब वो आगे उसको कैसे लेके जाएंगे, और यहाँ मेरा एक सपना था। अब मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मेरी वो बातें जो मैं, जिस तरह से मैं सोचती थी और जिस तरह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे में नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अब हम दोनों अलाइन कर पा रहे हैं। अब हम बात कर पा रहे हैं पीरियड फ्रेंडली वर्ड, ताकि सबको इसके बारे में पता हो। क्योंकि हमने 2016-17 से ही बॉयज़ को भी, जब हमारी पहली पैड यात्रा हुई उसमें बॉयज़ भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें मेरे अच्छे दोस्त थे जो मैंने कहा था कि तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी, तो मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया था कि ये मौका है, आज बता दो कि तुम अलग हो और ये करना। और ये तो उस समय की बात है जब पीरियड की कॉन्वर्सेशन बहुत ही कम हो रही थी, ऑलमोस्ट नहीं होती थी। पोस्ट पैडमैन थोड़ा सा बदलाव आया है इंडिया में और तब से बातचीत शुरू हो रही है, लेकिन ये तब की बात नहीं होती थी। और मेरे एक फ्रेंड थे, वो भी डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि करते हैं और जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे अपने बच्चों को स्कूल से बहुत सारे, मतलब उस वक्त बहुत मेहनत लगी थी एक पैड यात्रा निकालना, लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ पा रहा था। तो उस वक्त हम उसको पैड यात्रा बोल भी नहीं रहे थे, हमने एक मार्च किया था। बट उसके बाद एक बहुत सक्सेसफुल वो इवेंट होने के बाद ना, कम से कम मेरे हौसले तो बहुत ही हो गए थे कि यस, मतलब जो मैं कर रही हूँ मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। लोग मुझे मजाक बनाते थे, क्लिनिक बंद करके क्या करना शुरू कर दिया है, और गायनेकोलॉजिस्ट हो,
मेरी क्योंकि सिस्टर इन लॉज भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और तो मेरे घर में थोड़ा सा सवाल उठने लगे थे कि यार ये क्या कर रही है, तो सड़क छाप बनती जा रही है। तो उस दिन ना ये कॉन्फिडेंस आया था कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। बिल्कुल। एजुकेशन का सिर्फ एक मकसद नहीं है पैसा कमाना, एजुकेशन का मकसद है उसे ज़्यादा लोगों तक और लोगों तक पहुँचाना। वो काम मैं कर रही हूँ, तो भले ही उसमें पैसा है या नहीं है, मतलब फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी नॉलेज किसी के काम आ रही है, किसी की लाइफ में वो चेंज ला पा रही है। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एंड अब बहुत सारी जगह पे मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात होने लगी है, पीरियड फ्रेंडली वर्ड की बात होने लगी है, और एजुकेशन। राइट। पहले पीरियड्स में काम करना तो सबको लगता था इतने पैड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम कर रहे हैं, हमने इंसिनरेटर लगा दिया, हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम कर रहे हैं, हमने वेंडिंग मशीन लगा दी, तो कोई हेल्थ पे बात ही नहीं करता था। इतना मुश्किल होता था CSR में लोगों को समझाना, बहुत मुश्किल होता था लोगों को अपना गवर्नमेंट में या परमिशंस लेने के लिए अपने कॉन्सेप्ट समझाना। उनको लगता था अरे ये तो सबको पता होता है, जिनको ज़रूरत गूगल है कर लो। हाँ गूगल कर लेंगे, और जिनको ज़रूरत है उनको पता चल ही जाता है। अब उन्हें कौन बताए? तुम खुद अपना एग्जाम्पल देखती हो कि तुम दिल्ली से थी, और तुमने मुझे खुद ये बात बताई थी कि तुम्हारे मन में सवाल थे पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। आई जॉइंड यू व्हेन आई वाज 24-25 आई थिंक। इमेजिन 24-25 होने के बावजूद भी मुझे असल बात तब पता चली जब मैंने आपका पहला सेशन, जो कि एजुकेटिव सेशन था एक स्कूल में, मैंने जब आपका पहला सेशन सुना तो मुझे भी गूज़बम्स उस दिन इसीलिए आए थे। लड़कियों को तो आ ही रहे थे, मुझे भी इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पर ऐसी एजुकेशन मिली जो ना अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिली, ना अच्छे पब्लिक स्कूल्स में मिली। तो वही मैं लोगों को समझाती हूँ कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दिल्ली में हो, आप रूरल एरिया में, सबको लगता है ये रूरल एरिया में जाके कीजिए ना। सोच कहीं से भी बदली जा सकती है, और सोच तो सबकी बदलना ज़रूरी है। कहीं से तो शुरू करेंगे ना, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती थी। अब जैसे तुमने समझा, और मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने इसको एक मिशन ही बना लिया उसके बाद से, कि नहीं जैसे मैंने बनाया से तुमने भी इसको एक मिशन बना लिया, और इस तरह से कारवां बढ़ रहा है कि अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे उसके बाद मैं देखती हूँ कि अब इतने सारे लोग रजिस्टर करते हैं इसमें, इतने सारी कंट्रीज़ में मनाया जाने लगा है कि हमें ना मतलब एक वो फील आती है कि अब हम अकेले नहीं, हमें बहुत शोर का हिस्सा है। हाँ, अब हमें बहुत शोर नहीं बचाना पड़ता, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो इम्प्रिंट आ गया है। मतलब इसको लगे हैं, अभी मेरे को लगता है 12 साल हो गए हैं मनाते हुए। बिल्कुल 12 साल में लेकिन इतना बदलाव आया है कि अब लोग इस पे बात करते हैं, और हमें वो पीरियड फ्रेंडली वर्ड, और जैसे ये एजुकेशन, तो मेरे दिमाग में सुनते मुझे लगता है वाह, इन्होंने समझी इसकी इंपॉर्टेंस, मेंस्ट्रुअल हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझी, एजुकेशन फॉर ऑल की इंपॉर्टेंस समझी, कि हर वर्ग को, हर मतलब कहना कि जोग्राफिकल एरिया में, और हर एज को, हर जेंडर को इसकी ज़रूरत है, इसको इसके पे एजुकेट होने की ज़रूरत है। ये बात समझ में आ रही है लोगों को, मैं इससे बहुत 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 खुश हूँ। और मैंने तो सबसे पहले जब ये मेरे को फिरदौस ने ही बताया कि मैम इस बार का कॉन्सेप्ट ये था, आई वाज लाइक यस, एजुकेशन फॉर ऑल ये सच्ची सहेली का शुरू से मोटो रहा है, और हम इसको ज़रूर से करेंगे। बिल्कुल, एजुकेशन फॉर ऑल अराउंड पीरियड्स तो हमारे पूरे इस मूवमेंट का ही थीम है, जो हमारा काम है उसका थीम है। ये जिस एजुकेशन की हम बात करें डॉक्टर सुरभि, आज उसके बारे में भी थोड़ी सी हम आपसे सवाल पूछते हैं, ताकि शायद कुछ लिसनर्स, कुछ ऑडियंसेस ऐसी हों जो इन सवालों के बारे में सोचती हों लेकिन ये नहीं पता हो कि किन से पूछें। तो बीच बीच में मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछूंगी। तो फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा ये बता सकती हैं कि जब कोई पेरेंट या कोई टीचर अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चे को अब पीरियड्स के लिए एकदम तैयार रखना चाहे कि उसको पीरियड से कभी डर नहीं लगे, जैसा पहला पीरियड जो होता है वो पता नहीं होता कि कब आ जाए, कभी भी आ सकता है वो पहला पीरियड। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कि काउंटिंग नहीं करी है पीरियड्स की, तो लड़कियों को नहीं पता होगा कि उनका पीरियड आने वाला है। अब इस स्थिति में जब वो स्कूल में है या फिर कहीं पर भी अपना स्पोर्ट्स डे में है, कुछ भी कर रही हैं, इस मोमेंट में वो पीरियड को अपना डर ना बनने दें या कुछ करने से रुके नहीं पीरियड्स की वजह से। ये हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारी जो टीचर्स हैं, ये उसके लिए उन्हें क्या किस तरीके से उन्हें तैयार करना चाहिए? बिल्कुल सही। जैसे कि मेरा पहला पीरियड कभी आया होगा 90s में आया, और उसके बाद आज 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं। आज भी ऐसा लगता है कि बहुत समय नहीं बीता है। मतलब पीरियड को छुपाना जितना इम्पॉर्टेंट उस समय था, आज भी बहुत सारी जगह पे पीरियड को छुपाना उतना ही ऐसा है। मतलब मेरा पहला पीरियड मेरे लिए डर था, ओ माय गॉड मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे तो कहीं चोट नहीं लगी, ब्लड क्यों आ रहा है, ब्लड क्यों नहीं रुक रहा है। ये सवाल इतना डरा रहा है इस सवाल ने मुझे, और ये आज भी डरा रहा है क्योंकि पहले पीरियड के लिए हम तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है कि इस बारे में सोचना बंद करें कि छुपाएं कैसे, इस बारे में सोचना शुरू करें कि बताएं कैसे। अगर आप सवाल ही सही ढूंढेंगे तो मतलब अगर आपका
आपका सवाल सही होगा तो जवाब भी आपको मिल ही जाएंगे। तो पीरियड्स के बारे में घर में नॉर्मल डिस्कशन, क्योंकि मदर है घर में अगर, क्योंकि अगर बच्चे की हम बात कर रहे हैं तो उसके घर में कोई मदर तो है ना, एक फीमेल अगर घर में है तो उसको पीरियड्स के बारे में नॉर्मली बात करते रहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को करते रहना चाहिए, अगर बेटा बड़ा है उससे भी करते रहना चाहिए। पैड को छुपाने की बजाय नॉर्मली जो भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि होता है अक्सर, हाँ, छुपाती हैं तो मम्मी। छुपाते हैं हम लोग, ऐड आ जाता है तो ऐड बदल, वो बिल्कुल पीरियड के जल्दी से बिल्कुल। चैनल बदल दिया जाता है। तो बच्चों के हाथ में आजकल अपने खुद के छोटे छोटे हैंडसेट है तो उनको आपके उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास वो नॉलेज पहुंच रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे नहीं पहुंच रही तो वो कुछ भी पहुंच रही है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कुछ भी ना पहुंचे, इससे बेहतर है, क्योंकि हमें कई बार लगता है बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारी सुनते कहाँ हैं, पर ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा वही रजिस्टर होता है जो वो आपको करते हुए देख रहे हैं। तो एज ए पेरेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा इसको बहुत नहीं बना लेना है कि हो भाई किसी को पता ना चल जाए, वही भूत जो कंधे पे बिठा दिया जाता है ना, किसी को पता ना चल जाए। तो इस भूत से ज़रा दूर रखो खुद को भी और अपने बच्चों को भी, और ये बात उनको लगना चाहिए कि हाँ ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, अब पता चलने दो, पापा को भी पता चले। तो घर में जब वो माहौल होगा तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो दौड़ के माँ के पास जा पाएगा, वो पापा से, अगर मम्मी नहीं है तो पापा से भी बात कर पाएगा, क्योंकि उसने देखा होगा अपने घर में कि दोनों लोग आपस में बात करते हैं, तो दोनों को इतनी समझ है कि ऐसे में मुझे हेल्प कर पाएंगे। बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मम्मी के पास जाएं, हाँ किसी भी, क्योंकि जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि पहला पीरियड आया, किसी बच्ची का मम्मी है ही नहीं घर पे, तब वो कहाँ तो जाएगी? पहले तो जैसे हमारी पीरियड्स आने की नॉर्मली जो एज है वो पहले 10 थी, अभी 9 हो गई है, तो 9 to 16 ईयर्स के बीच में पीरियड्स कभी भी आ सकते हैं। तो 9 साल पहले मतलब हमें 8th बर्थडे के बाद बच्चे को घर में नॉर्मली इस बात पे बात करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट बड्स आने शुरू हो जाते हैं पीरियड्स आने के लगभग 1-1.5 साल पहले। ब्रेस्ट बड्स और एक्सिलरी हेयर यानी कि आर्मपिट में हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो एडोलेसेंस में बच्चा एंटर कर रहा है तो ये एक सिग्नल है कि अब बच्चे को अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम धीरे धीरे उसको बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में बताना शुरू करें। उसके साथ ही हम ये भी बताएं कि और आगे क्या होने वाला है जिसमें तुम्हें डरना नहीं है। अब लड़कों को तो बियर्ड आने पर डर नहीं लगता ना, उनको पता है सबके साथ हो रहा है, खुश होते हैं वो तो। हाँ, पीरियड्स क्योंकि सबके साथ हो तो रहे हैं, लेकिन ये बात हमें पता नहीं है कि सबके साथ हो रहे हैं। तो ये बात उन्हें बतानी पड़ेगी कि सबके साथ हो रहा है, और जैसे बाकी में मतलब बॉडी में बाकी चेंजेस के लिए आप खुश हो, तो इसके लिए भी आपको तैयार भी रहना है और एक्सेप्ट भी करना है इसको। मैं ये नहीं कहूँगी कि खुश हो दुखी हो, क्योंकि सबके पीरियड अलग हो सकते हैं। नॉर्मलाइज करना है, एक्सेप्टेंस आ जाए कि हाँ ये होगा, कब मुझे मम्मी को समझा बात करनी है, मुझे क्या तैयारी रखनी है। जैसे एक बहुत छोटा सा एक मैं हर पेरेंट को बोलती हूँ, हर टीचर को बोलती हूँ, अभी अपने टीचर भी बोला, क्योंकि स्कूल मतलब घर के बाद बच्चा सबसे ज़्यादा स्कूल में रहता है। बिल्कुल। और टीचर्स, क्योंकि वो भी हमारे वाले ज़माने से ज़्यादातर आई हैं जहाँ पे मम्मियों ने सिर्फ चुप रहना सिखाया है, क्लास टीचर ने वो चैप्टर कभी पढ़ाया ही नहीं है, तो उनके पास ना तो सही कम्युनिकेशन स्किल है, ना सही वोकैबुलरी है कि वो एक्सप्रेस कर पाएँ। उन्हें डर लगता है कि क्लास में इस बारे में बात हुई तो लड़कों ने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया, लड़के इसके बियॉन्ड पूछने लगे या बच्चे इसके बियॉन्ड पूछने लगे, तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल। हमारे पास तो जवाब नहीं है। तो उनको भी पढ़ाने की, समझाने की ज़रूरत है, वो कम्युनिकेशन स्किल, वो वोकैबुलरी देने की ज़रूरत है कि वो बच्चों को सही समय आने पर इस पे बात कर पाएँ, क्लास में सबके सामने खड़े होकर बात उन्हें कर, क्या बताना है। हाँ, तो ये बात कर पाएँ कि पीरियड्स मतलब एडोलेसेंस के चेंजेस पहले शुरू होते हैं, पीरियड्स बाद में आता है। तो अगर हम चेंजेस से भी लेके चलें, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं ना, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर ब्रेस्ट बड आ रहे हैं तो बच्चे को पेन फील हो रहा है ना, उसको अगर आर्म में हेयर आ रहे हैं तो वो दिख रहे हैं, उसे वो डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मुझे कुछ। और लड़कों को भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल तो आएंगे, अगर बॉडी में कुछ बदल रहा है सवाल तो आएंगे, बट सवाल पूछने की आज़ादी, सवाल पूछने का सही तरीका, किससे पूछना है और कब पूछना है, ये बात अगर हम बच्चों को अच्छी तरह समझा पाएँ कि गूगल पे जाके सर्च करेंगे, क्योंकि गूगल तो जज नहीं कर रहा ना, तो उनको लगता है सबसे आसान तरीका है, मगर वहाँ सही सवाल जो हमने पूछा है उसका सही जवाब, आपके एज अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। बिल्कुल, कुछ भी कुछ गूगल आ रहा तो है, कुछ गूगल भी पे दे कुछ देता भी है। चल रहा है। लोग ऐसा पहले No समझते filter। थे कि हाँ कि गूगल पे अगर आ गया तो वो तो न्यूज़ की तरह सच, आज तो कल तो न्यूज़ सच नहीं होती, तो गूगल कहाँ से बताएगा, कुछ भी मिलेगा, तो कुछ भी मिलेगा वहाँ पे। पर क्या आपको उस बच्चे का माइंड इतना प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो बिना फिल्टर्स के उस सारी चीज़ों को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या ज़्यादा असर खतरनाक पड़ेगा। हाँ, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो तरीका यही है कि बच्चे को स्टेप वाइज बताना शुरू कर दें, पहले बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में, बॉडी पार्ट्स के सही नामों के बारे में, उसके बाद क्या क्या आगे बदलने वाला है, उसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में, और पूरी फैमिली में बैठ के इसकी चर्चा हो। साथ में उसको कोई एक, जैसे हम लोगों ने एक 5P पाउच हाइजीन किट बनाया कि हर बच्चे को अगर 8 साल के बाद से वो रखना सिखा दें, उसको यूज़ करना सिखा दें। इस 5P पाउच में 5 चीज़ें हम लोग देते हैं एक पाउच के अंदर, खूबसूरत सा पाउच बच्चे को,
आप कैसा भी बना सकते हो। एक पैड होता है या कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, आजकल पीरियड पैंटी बहुत अच्छा एक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है कि बच्चों को बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस उसे पैंटी की तरह वियर करना है। तो पैड या कोई भी आप उसको Period अलग अलग ले product हो सकते हैं, गया। मतलब कोई भी पीरियड प्रोडक्ट, या तो आप पैड और पैंटी अलग अलग ले लीजिए, सिर्फ पीरियड पैंटी ले लीजिए। उसके अलावा एक रफ पेपर अगर आपको पैड थ्रो करना है, एक पेपर बैग जिसमें आप अपनी यूज्ड या स्टेन पैंटी को वापस लेकर आना चाहते हैं, एक आप उसमें पेपर सोप या लिक्विड सोप डाल सकते हैं, बस आपको वॉशरूम में जाके हैंड वॉश करने हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जो पहली बार में डिप करता है, अब क्या करूँ पीरियड आ गए, वो तुरंत वापस आ जाता है कि मेरे पास है ना मेरा जवाब। तो टॉयलेट तक गए, अपना यूज़ करके आए, वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तो हमें बच्चों को डराना नहीं है, हमें ये बताना है हर चीज़ हो गया, कोई बात Solution नहीं। देना है। खांसी आती है तो जल्दी से पानी की बोतल आगे कर देते ना, लो लो पी लो, ठीक हो जाएगा। तो पीरियड्स आ गए तो क्या करना है, पाउच आगे कर दो, जाओ मैनेज करो। यानी कि एक सिंपल सोल्यूशन, वही सारी चीजें जो हमारे घर में मिलेंगी हमें, लेकिन एक धमाकेदार आपका एक ऐसा सोल्यूशन कि जिससे पीरियड से कभी भी डर नहीं लगता। ये बहुत हैंडी सोल्यूशन है, राइट डॉक्टर बिल्कुल। सुरभि? मतलब कहीं भी ले जाओ आप इसे। अगर आप देखो ना, हमें पीरियड से प्रॉब्लम नहीं है, हमें मैनेज करना है। जैसे हाँ। सर्दियां आती हैं या गर्मियां आती हैं, सर्दियों में हमें लगता है बहुत तेज सर्दी है, जिसके पास कंबल नहीं है, जिसके पास हीटर नहीं है, जिसके पास जैकेट नहीं है, उसके लिए सर्दियां बहुत हार्श हैं, उसको लगता है क्यों आ रही हैं, वो भागता है। लेकिन मेरे पास अगर सब कुछ है तो मैं एंजॉय करती हूँ, मैं तो बर्फ से खेलने कश्मीर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तो जब किसी चीज़ को मैनेज करना आता है तो वो मतलब नॉर्मल हो लगता है, और अगर मैनेज करना नहीं आता वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो क्यों पीरियड्स को प्रॉब्लम बनाना है? हमें बच्चों को मैनेज करना सिखाना है, एज ए पेरेंट्स भी, एज ए टीचर भी, ताकि वो प्रॉब्लम बने ही ना। एक्सेप्टेंस आ जाए कि हाँ होता है तो क्या हुआ, मैनेज हो जाता है, बात खत्म। अक्सर इसी को पीरियड प्रॉब्लम के नाम से, जैसे हम बच्चों से जब मिलने जाते हैं, आपने देखा ही होगा कि बच्चे या कई बार टीचर्स भी इनफैक्ट ऐसे बोलती हैं कि ये पीरियड प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करने आई हैं मैडम। तब उन्हें ये बताया, यही कॉन्सेप्ट जो है बताना ज़रूरी है कि पीरियड अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद तब बनती है जब हम उसको ठीक से मैनेज नहीं करते। जब हम आते हैं ना अपने सेशन लेके तो प्रॉब्लम हटा देते हैं, बस हाँ, वो पीरियड रह जाता है। तो हम प्रॉब्लम ही, ये प्रॉब्लम वर्ड अगर वो बोलते ना, लड़कों से बात करो, अच्छा अगर कोई मेल प्रिंसिपल या कोई मेल होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा, अच्छा लेडीज प्रॉब्लम पे बात करने आए हैं। प्रॉब्लम, यस। तो अब ये लेडीज प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम बना रखा है, प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हम ये नहीं कहते ना बियर्ड को अच्छा जेंट्स प्रॉब्लम पे बात करनी है, हम बोलते हैं अच्छा बियर्ड पे बात करें। तो वही है कि शुरू वो पीरियड प्रॉब्लम जैसा होता है, बाद में उसे पीरियड बना देते हैं कि पीरियड ओके, जस्ट पीरियड। जी, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कि एक तैयारी रखनी है, जिसको हम 5P पाउच कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें हैं वो पी से शुरू होती है, और इनमें 5 चीज़ें अक्सर हम रखते हैं जिसको हम 5P पाउच बोलते हैं, अपने साथ रखते हैं, कहीं भर भी ले जाएं और हमेशा अपने आप को रेडी पाएं। इवन मेरे पीरियड्स नहीं होते, मेरे पास हमेशा मिलेगा। मुझे ये लगता है कि जब मैंने एक चीज़ शुरू की है, उसकी आदत डालनी है, क्या पता किसी के काम हो जाए। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि उसकी ज़रूरत पड़ी है और हमने निकाल के दिया है। हाँ बिल्कुल, आज मैं आते हुए यही सोच रही थी कि अरे मेरे पास तो आज 5P पाउच है नहीं, फिर मेरे को रिलैक्स फील हुआ कि किसी ना किसी के पास तो यहाँ इस एटमॉस्फेयर में मिल ही जाएगा। True. जी, तो अब पीरियड्स की तैयारी से एक और सवाल आता है मन में कि ये इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम था जब तक मैं यहाँ पर नहीं आई थी कि ये पीरियड्स जो हैं, अगला पीरियड मुझे कब आएगा, इसको कैसे ध्यान में रखें। क्योंकि घर पे अक्सर सिर्फ ये बता दिया जाता है कि हर महीने आएगा, लेकिन क्या ये सच है डॉक्टर सुरभि की पीरियड्स हर महीने आते हैं? तो ये पीरियड्स कब आएंगे अगली बार, इसकी गिनती कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने रिकिता, क्योंकि अगर पीरियड को समझेंगे नहीं तो डर बना रहेगा। तो अगर हमें उस डर को निकालना है तो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास नॉलेज की पावर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, सब आपके पास सोल्यूशन होते हैं हर चीज़ के। तो जैसे मैंने बताया कि पीरियड स्टार्ट होने की राइट एज है 9 to 16 ईयर, ख़त्म होने की 45 to 55 है। अब पीरियड शुरू हो गए हैं, अब क्या करना है? नेक्स्ट ये है कि पीरियड्स कितने दिन चलते हैं, क्योंकि मुझे भी ये लगा कि अब ये ब्लीडिंग होती ही रहेगी, क्या ये कभी रुकेगी तो क्या फिर कभी नहीं आएगी या दोबारा आएगी? ये सवाल सच में बहुत परेशान करते हैं। एक छोटा सा बच्चा 12-13 साल का नॉर्मली, मतलब मुझे बड़ा, अब देखती हूँ तो मुझे लगता है, हालांकि मैं खुद उस दौर से गुजरी हूँ, लेकिन बड़ा दुख भी आता है मुझे कि बेचारा कितना अंदर से, बाहर से क्लास में फर्स्ट आने वाली लड़की, दौड़ में फर्स्ट आने वाली लड़की, अंदर से कितनी सहमी हुई है, कितना भारी एक पत्थर उसके पैर में बंधा हुआ है कि उसको पीरियड्स आ गए तो कितने सारी प्लानिंग उसकी एकदम बैठ जाते हैं जब उसके दिमाग में सवाल आता है फिर पीरियड आ गए तो। क्यों डरना है? अगर मुझे ये पता चल सकता है कि मुझे कब तैयार रहना है, मेरा अगला पीरियड कब आ सकता है, तो सिंपल सी चीज़ है। मेरे पास यहाँ पर एक पीरियड कैलेंडर है जो हम लोगों ने बनाया।
तो ये पीरियड कैलेंडर बहुत हेल्प करता है। पहली बात तो जैसे आपने पूछा कि नॉर्मली पीरियड कितने दिन में दोबारा आता है, बिल्कुल। तो इसको समझने के लिए हमें पहले पीरियड की काउंटिंग समझनी पड़ेगी। पीरियड की काउंटिंग शुरू होती है उस दिन से जिस दिन आपको पहले दिन खून गिरना शुरू होता है, पीरियड का ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है। ज़्यादातर लोगों से मैं क्लिनिक में पूछती थी आपका लास्ट पीरियड कब आया था, मैंने उस दिन सर धोया था, मतलब वो लास्ट डे से गिनना शुरू करते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। पीरियड की गिनती हमेशा पहले दिन से होती है। मान लीजिए मुझे 2 अप्रैल को पीरियड शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को ख़त्म हो गया, तो मैं काउंटिंग 2 अप्रैल से करूँगी। सेकंड विल बी माय फर्स्ट डे, तो डे 1 इज़ सेकंड, वहाँ से गिनती शुरू होगी। अगला पीरियड उसका जो पहला दिन है, वहाँ तक की जो गिनती है वो मेरे मासिक चक्र या माहवारी चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है, मतलब मुझे दोबारा कब आएगा। तो ये तो सबकी, और ये सबकी अलग हो सकती है। हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी क्या नॉर्मल में रेंज में है। तो अगर ये जो लेंथ है वो 21 दिन या उससे ज़्यादा है तो आप नॉर्मल है, 45 दिन या उससे कम है जी तो आप नॉर्मल है। तो मतलब क्या कभी भी आ जाए? नहीं। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्मली आप 3 से 6 साइकिल तक अपने पहले दिन पे गोला बनाते जाइए। ठीक है। जैसे कि हम अपने कैलेंडर में भी करते हैं। इसको मैं एक बार इधर खोल के दिखाती हूँ। जैसे कि अभी दिसंबर 24 लगा हुआ है, तो अगर हम पहले दिन में इसमें यहाँ गोला बनाते हैं और इस तरह से हम हर महीने इस पे पहले दिन का गोला बनाते जाएंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए अप्रैल हमने 5-6 में, अब हम हर बार गिनते हैं और मैं यहाँ पे नीचे एक नोट्स बनाने की जगह यहाँ लिख लेते हैं कि एक तो मैं लिखती हूँ कि मुझे फ्लो कैसा आया था, मेरा है ना, मूड कैसा मूड था, कैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिस, जिस पर मैं अभी सिर्फ काउंटिंग की बात कर रही हूँ। तो आपको मान लीजिए 25 दिन में आया था, ठीक। आपने देखा कि लगभग अगले पिछले 6 महीनों में मेरी जो काउंटिंग है वो 25 के अराउंड रही है, तो मेरा माहवारी चक्र 25 दिन का है। तो मैं, अगर मुझे ये पीरियड हो गया है तो अब मैं अगली बार मुझे ट्रिप पे जाना है, मैरिज में जाना है, कंपटीशन के लिए जाना है, तो अगर वो दिन 25 दिन के आसपास पड़ रहा है तो मुझे तैयारी से जाना है, मुझे कभी भी आ सकता है, ये डर नहीं है ना। बिल्कुल। और सबसे पहली बात, जब ये पीरियड स्टार्ट हुए तब कोई कैलेंडर नहीं थी हमारे पास, कोई काउंटिंग नहीं थी, कोई गिनती नहीं थी, तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसा मानना कि महीना, क्योंकि ल्यूनर मंथ से पहले सब कुछ चलता था, तो ज़रूरी नहीं कि 30 डेज पे आने वाले ही नॉर्मल है। 21 से 45 के बीच में कोई भी एक फिक्स टाइम हो सकता है। वो 30 डेज भी हो सकता है, 28 डेज भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 28, 23, 40 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। वो कोई भी एक फिक्स इंटरवल हो सकता है जिसमें आपका पीरियड दोबारा आता है। बिल्कुल। बस आपको पता होना चाहिए कि मेरा अगला पीरियड लगभग इतने दिन बाद आता है, तो मैं उस हिसाब से रेडी रहूँगी। अगर आपने 3 से 6 महीने देख लिया और आपका तो कोई फिक्स इंटरवल है ही नहीं, कभी इतने दिन पे आता है, मतलब हर बार 3 दिन तक का ऊपर नीचे हो जाता है, मगर हर बार अगर बिल्कुल ही अलग टाइम पे आता है, यानी कि 21 से लेके कभी 21 में आ रहा है, कभी 45 में आ रहा है, हाँ, कभी 30 में आ गया, कभी 35 में आ गया, पता आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है, दैट मीन्स ये एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बिल्कुल। स्टार्टिंग के कुछ महीने ऐसा हो जाता है, कभी कभी 2 साल तक भी ऐसा हो जाता है कि पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, मगर उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो 21 दिन से कम है, डॉक्टर से मिल लीजिए। 45 डेज से ज़्यादा है तो एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए, हो सकता है सब नॉर्मल हो। बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही नहीं चलते रहना चाहिए, जब मर्जी आ जाएंगे, वो बहुत स्ट्रेस देता है। तो अपने पीरियड को समझिए, क्या वो नॉर्मल है, आपकी मासिक चक्र जो है या माहवारी चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी लेंथ कितनी है अप्रॉक्सीमेटली, ताकि मैं अपना कोई भी प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकूं। यानी कि ये समझना भी बहुत ज़रूरी है पीरियड ट्रैकिंग में, जिसको हम बोलते हैं कि कब डॉक्टर के पास जाना है। ये एक सवाल जो है ये हम कभी भी नहीं पूछते हैं कि कब डॉक्टर के पास जाना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हेल्थ एस्पेक्ट से, जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुरभि, ये जो कैलेंडर आपने अभी हमें दिखाया, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास शायद फ़ोन का एक्सेस नहीं है। हाँ। नहीं तो फ़ोन में ऐप्स वगैरह तो ज़रूर रहती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों के पास ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं हो, उनको ये कैलेंडर दिया जा सकता है। दूसरा कई बार तो कि एंड्रॉइड फ़ोन सबके पास होगा ज़रूरी नहीं है, और ऐप में ना सिर्फ आप गिनती कर पाते हो। इसमें हमने जो बनाया ना कि हम आपके मूड पे भी बात करते हैं, क्योंकि पीएमएस, आपने सुना होगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का नाम सुना होगा। तो पीएमएस बहुत लोगों को लगता है कि ये तो बकवास चीज़ है, लड़कियों को बहाना चाहिए, बट ये एक्चुअली होता है। आपके हार्मोन्स में जो है बदलाव होने की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको पेन भी हो सकता है, ब्लोटिंग भी हो सकती है, मूड चेंजेस भी हो सकते हैं, उसके पहले या बाद में वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, ब्लड का फ्लो अलग अलग टाइम पे अलग अलग भी हो सकता है। तो उस अपने पीरियड के पैटर्न को समझने के लिए अगर आप पीरियड कैलेंडर को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप अपने पीरियड से दोस्ती कर लेंगे।
सच में दोस्ती कर लेंगे, आपको पता होगा कि ये मेरा दोस्त मेरे साथ कब रहेगा और कब नहीं रहेगा। और अगर आपकी पीरियड से दोस्ती हो गई तो प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए ख़त्म ही हो गई है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम पार्टनर्स के लिए भी कहते हैं एक दूसरे को समझेंगे तो लाइफ जो है ना अच्छी दोस्ती चलेगी, या दोस्त में भी कहते हैं। तो पीरियड से दोस्ती करनी है, उसमें कैलेंडर आपकी बहुत मदद करेगा। जर्नलिंग कर लीजिए अपने दोस्त के लिए। पीरियड्स जो यूजुअली हमें मुसीबत या हवा लगता है उसके साथ दोस्ती करना, न्यू थॉट, इंटरेस्टिंग थॉट। क्योंकि हम पीरियड फ्रेंडली वर्ड की बात कर रहे हैं, फ्रेंडली, तो पीरियड सबसे इज पहले आल्सो फ्रेंड। हाँ, तो पीरियड को सबसे पहले फ्रेंड बना रहा है, उसके बाद पीरियड फ्रेंडली वर्ड बनेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो डॉक्टर सुरभि, अब एक और सवाल आ रहा है यहाँ पर मेरे दिमाग में कि ये जो ब्लीडिंग है ये कितने दिन चलती है, यानी कि कितने दिन मेरा पीरियड आ रहा है कि मैं समझूं कि अब मैं ठीक है ये। हाँ, ऐसे बहुत से लोग का मानना है कि अगर ब्लीडिंग कम दिन हो रही है, ओहो हमारी तो सफाई ठीक से नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो कई बार लोग उल्टा समझते हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग होना अच्छी बात है, भैया अच्छे से सफाई हो रही है। मगर ऐसा नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लीडिंग 2 डेज से लेके 8 डेज के बीच में, ओके, आप ये कितने भी दिन पे होती है, आपको हर महीने, हर साइकिल, मतलब महीना मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है आप इसको गलत, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको कितने दिन तक ब्लीडिंग होगी, उसके बाद कितना आपका पीरियड फ्री, मतलब ब्लड फ्री, ये जब से आपका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होगा वो इंटरवल होगा, फिर कितने दिन तक ब्लड का फ्लो रहेगा, ये समझना भी ज़रूरी है उतना ही। तो 2 से 8 दिन के बीच में कितने भी दिन होता है वो नॉर्मल है, बट TNC अप्लाइड है यहाँ पे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है कि ब्लीडिंग का जो ब्लड का फ्लो होता है वो फर्स्ट डे नॉर्मली, क्योंकि कभी भी शुरू हो जाती है, मान लीजिए रात में, तो आपको नहीं समझ में आता कि ब्लड का फ्लो कैसा है। सेकेंड डे नॉर्मली ब्लड का फ्लो थोड़ा ज़्यादा रहता है, थर्ड डे भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, फोर्थ डे के बाद ये ब्लड का फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। तो 8 दिन अगर ब्लीडिंग चलती है तो 8 दिन ब्लड का फ्लो हैवी नहीं होता, नॉर्मली 4 डेज के बाद ब्लड का फ्लो नीचे चला जाता है। तो ये एक नॉर्मल हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहचान है। अगर आपको 4 दिन के अंदर अंदर ही ब्लीडिंग खत्म हो जाती है तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। जिनकी साइकिल की लेंथ 4 डेज से बियॉन्ड है तो 4th डे के बाद उनका ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम होना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी में सिर्फ 5 लीटर ब्लड है, कितनी सफाई करेंगे अपनी बॉडी की कि एक दिन पूरा ब्लड ही निकाल दें। बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मैंने 3, 4, 5 ऐसे हीमोग्लोबिन पे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिन्होंने ये मान के चला, क्योंकि घर वालों ने बता दिया बेटा ब्लीडिंग होगी, आप ये पैड या ये कपड़ा यूज़ कर लीजिएगा, और बस सोचता है कि ब्लीडिंग होती रहेगी। उसको कभी बताते नहीं है कि कितने दिन तक चलेगी, कितना ब्लड लॉस होगा, रात भर चादर गीली होगी, सुबह चुपचाप उसे लपेट के कोने में रखा, बच्चा स्कूल चला गया। बहुत सी बार हुआ है, असेंबली में गिर जा रहा है बच्चा, उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हो गया, मम्मी ने सबको होता है, पैड लगाओ ठीक हो जाएगा। तो ब्लड का फ्लो जरूर समझना चाहिए कि ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका, मतलब नॉर्मली 4 to 6 आवर में हम पैड बदलते हैं तो उतना सोख ना हो कि आपको बहुत जल्दी बदलना पड़ जाए, उसकी वजह से हर घंटे पे बदलना पड़ जाए, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ब्लीडिंग पीरियड्स नॉर्मल है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कब आपका दोस्त जो है नाराज चल रहा है तो आपको उसको पैचअप करने के लिए जाना पड़ सकता है डॉक्टर के पास। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड का लॉस नॉर्मली 30 to 50 ml होता है एक पीरियड में। आजकल मेंस्ट्रुअल कप से तो आप नाप भी पाते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर आपको महसूस हो रहा है तो फिर एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। हो सकता है कि घर में बोले अरे हमको भी होता था, दादी को होता था, पड़ोसी को होता था, कोई बात नहीं, जिसने जैसा किया, मुझे समझना है कि मेरे पीरियड्स में क्या मेरा ब्लड लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। कंफर्म करना सही है, बिल्कुल सही है। अपना हीमोग्लोबिन भी रेगुलर चेकअप कराएं। इंडिया में सबसे ज़्यादा एनीमिया मिल रहा है क्योंकि हम पीरियड्स में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उसको प्रॉब्लम, मतलब जो सच में प्रॉब्लम है ब्लड लॉस का ज़्यादा होना, ये प्रॉब्लम है, पीरियड्स प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चुप्पी इतनी है। हाँ, तो कोई बताने वाला ही नहीं कि कब डॉक्टर के पास जाए। तो ये समझना जरूरी है कि साइकिल छोटी ना हो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ब्लड ना आए, बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लड ना हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप, जो हमारी एक बुक भी है ना, माहवारी की कहानी, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, और उसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो इसमें आप उसको और भी इसमें डाल सकते हैं उसकी, हाँ, कि तो एज क्या है, नॉर्मल ब्लड फ्लो क्या है, कितने दिन की साइकिल होती है, बहुत सारी चीज़ आप उसमें सीख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं, है ना। अगर जैसे हम अभी बात करें, अगर आपको लगता है कि इसके बीच में आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो भेज दीजिए ना, हम अगले पॉडकास्ट में उसको भी ले लेंगे। जी, ज़रूरी नहीं है कि शायद सारे सवाल हम पूछ भी पाएं। अगली पॉडकास्ट में ज़रूर बताइएगा कि और सवाल जो हैं, क्योंकि जितना हम सवाल पूछेंगे उतना ही और हम एजुकेट होंगे, यही हमारा पर्पस है। सवाल पूछना ज़रूरी है, सवाल पूछना ज़रूरी है। और चुप्पी जो आपने कहा डॉक्टर सुरभि, ये कहना सही होगा कि
तोड़ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस को नॉर्मलाइज करना है, इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जिसको पीरियड्स आते हैं उनको पता हो कि वो हेल्दी तरीके से मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं या नहीं। हेल्थ भी इसमें हाँ, इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार-बार हाँ, बोलती हूँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पीरियड है। आए पैड लगा लीजिए, पीरियड आए पैड लगा लीजिए। हाँ, अरे कितने दिन तक लगाना है, कितने घंटे में बदलना है, क्या राइट प्रोडक्ट की चॉइस कैसे करनी है। पीरियड खाली पीरियड नहीं है ना, उसके साथ वाइट डिस्चार्ज भी है, उसके साथ मतलब पेन भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? एक्चुअली सच्चाई की बात बताऊं डॉक्टर सुरभि की, कई बार जिन लोगों को पीरियड्स में चुप रहने की आदत है, उनके दिमाग में तो शायद ये सवाल भी नहीं आते होंगे, क्योंकि हमें तो चुप रहने की आदत है, तो वो सवाल चुप्पी, पूछने की। हाँ, वो चुप्पी खुद से भी होती है। वो चुप्पी सिर्फ दुनिया से नहीं होती है, खुद से भी होती है। जैसा कि मैंने बताया 25 साल तक तो ये सवाल भी मेरे दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि बस इतना पता था कि आते हैं, इनको मैनेज करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये अच्छा है कि सवाल पूछने की एक जगह मिली और सवाल पूछने का एक रीज़न भी मिला। तो एक और सवाल आ गया दोबारा से, आपने वाइट डिस्चार्ज के बारे में कुछ कहा था। अब डॉक्टर सुरभि, कई लोग पूछते हैं आके कि क्या ये बीमारी है, क्या इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो इसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखो, वाइट डिस्चार्ज ना 2 तरह का हो सकता है, एक नॉर्मल होता है और एक एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज कब होता है कि जब पहली बार लड़की को पीरियड आते हैं तो थिक वाइट कर्डी, मतलब कर्डी तो नहीं बोलूँगी, थिक वाइट म्यूकॉइड जैसा डिस्चार्ज निकलता है, लिसलिसा सा कुछ पदार्थ निकलता है, काफ़ी बार ज़्यादा भी निकलता है, क्योंकि म्यूकस प्लग जो यूट्रस को में इन्फेक्शन को रोकने के लिए सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पर, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ वाह, इसे। हमारे पास तो आज यहाँ पे यूट्रस का तो मॉडल भी है। ये यूट्रस है, ये वजाइना है, ये यूट्रस से कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी उसके रास्ता है, और बाहर जो हमें दिखता है वो इंट्रोइटस है। तो अब यूट्रस तैयार हो रहा है पहले पीरियड आने के लिए, तो यहाँ पर एक हमारा एक प्लग जैसे समझ लीजिए कि जो इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकता है, तो वो पहले रिलीज होता है, जो हमें दिखता है एक थिक सा डिस्चार्ज दिखता है, चिपचिपा सा एक पैंटी पे बच्चों को दिखता है। डर के हमारे बच्चे सोचते हैं कि इसको छुपा दें या कुछ करें, कि और मैंने कुछ मदर्स पे गंदा डर कर जाती दिया है। है। तो ये पीरियड्स आने की शुरुआत में ये पहले डिस्चार्ज होना, उसके बाद पीरियड्स आने के पहले 1-2 दिन पहले भी हल्का लिसलिसा सा कुछ पदार्थ निकल सकता है। ओव्यूलेशन जिस दिन एग रिलीज होता है उस दिन भी थोड़ा सा डिस्चार्ज अलग तरह का हो सकता है। पीरियड खत्म होने के बाद भी 1-2 दिन तक हमें ऐसा फील होता है कि कुछ, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर ये डिस्चार्ज कंटिन्यूअस है, मतलब आपको हमेशा पैड लगाना पड़ा है, कोई भी पीरियड प्रोडक्ट लगाना पड़ यानी रहा है, कि 1-2 दिन पहले नहीं है पीरियड्स के, अब कंटिन्यूसली है वो, हाँ, तो ये एबनॉर्मल है। और अगर इस डिस्चार्ज में कुछ चेंज हो गए, जैसे मैंने कहा कि वाटरी पानी जैसा रंग है और लिसलिसा है, वैसा नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी बदल गई है, अब ये मिल्की सा है, कर्डी सा है, फ्रॉदी है, तो इसका मतलब, और या इसका कलर चेंज हो गया, पानी जैसा नहीं है, अब ये इसका कलर मतलब ग्रीनिश हो गया है, पिंकिश हो गया है, ब्राउनिश हो गया है, तो कलर और कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, दैट मीन्स ये पैथोलॉजिकल है। इसके साथ इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ओके। तो ये पैथोलॉजिकल है। बहुत से लोग बोलते हैं ठंडे पानी से धो लो, डिटॉल के पानी से धो लो, ठीक हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए लक्षण ठीक कर देगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। जो यहाँ, बीमारी जो को, अभी यहाँ है, हाँ, वो यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। वो सिर्फ साफ करेगा। हाँ, तो इचिंग, बर्निंग, जलन होती है कि यूरिन पास करते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी जैसे एकदम से बहुत तेज कोई आग जैसी लग गई है यूरिन, क्योंकि एसिडिक होता है और वहाँ टच होता है तो थोड़ा परेशान करता है। तो जलन हो रही है, खुजली हो रही है, कलर कंसिस्टेंसी बदल गया, या फिर पेन होने लगा है। जब आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको बहुत तेज पहले पेट में दर्द होता है, तेज भी नहीं होकर हल्का भी हो रहा है, उसके बाद आपको लगता है कुछ रिलीज हुआ, कुछ ऐसा लगा जो पैंटी से में आके लगा है, या वजाइना से आपको बाहर निकलते हुए पता चल रहा है, पेट में, पीठ में, हाँ, पेट में या पीठ में कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा इसका ऑर्डर कभी कभी इतनी बदबूदार होता है, जैसे पस जैसा एक स्मेल आने लगती है, तो कई बार कुछ लगा के छोड़ दिया, जैसे टैम्पॉन लगा के लोग भूल जाते थे, पहले बहुत कॉमन था, या कोई भी ऐसी चीज, कोई कॉटन लगा के भूल फाउल जाता है, स्मेल तो आती है, बहुत गंदी स्मेल कई बार आती है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करने लगते हैं। तो उस समय हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है? खुजली, जलन, बदबू, कलर बदलना, कलर या कंसिस्टेंसी का बदल जाना, और दर्द का होना। इसमें एक और इसमें साथ में बात बोलूंगी, आजकल हम विज्ञापन के ज़माने में जी रहे हैं और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा विज्ञापन कंट्रोल करते हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि क्लीन एंड क्लियर, वी वॉश, ये मतलब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, मगर कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगे हैं बच्चे और बड़े भी। वेजिनल वॉश जिनको बोलते हैं, हाँ, वेजिनल वॉश को, कि वजाइना बहुत अंदर है, आप कितना वॉश करेंगे, इसको ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से इसमें एक मैकेनिज्म है। तो प्लीज़ इस तरह के केमिकल को, कोई भी केमिकल्स को वजाइना, इंट्रोइटस, उसके आसपास मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको और बीमार कर रहे हैं। आप इसके हेल्दी बैक्टीरियाज को, आपकी इसकी आर्मी को ख़त्म कर रहे हैं और बाहर से आने के लिए रास्ता बना रहे हैं।
पैथोजेनेसिस को या मतलब कोई भी पैथोलॉजिकल बैक्टीरियाज को। तो प्लीज़ इस तरह की कोई चीज़ यूज़ मत कीजिए। सिंपल वाटर बिल्कुल सफिशेंट है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट तरह से उसको, जब अभी हम बात करते हैं तो आगे से पीछे की तरफ हमें जब भी वाइप करना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बाकी ये अपने आप मैनेज कर लेगी। तो वाइट डिस्चार्ज अगर हो गया और ये 5 में से कोई एक लक्षण भी है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाइए, इधर उधर की बातें मत सुनिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन यहाँ रह गया तो वो घर बना लेगा। आज बाहर है, अंदर जाएगा, यूट्रस और ट्यूब्स। बहुत लेट आपको पता चलेगा कि मेरी ट्यूब्स क्यों ब्लॉक हो गई, मेरे को ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब तक उस इन्फेक्शन ने अपना घर बना लिया होगा। तो सही समय पे हमें डॉक्टर पे पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर सुरभि, हमने पेन के बारे में भी एक छोटी सी बात करी थी। ये पेन तो थोड़ा दिक्कत देता है, तो आप थोड़ा बता सकती हैं कि इसको मैनेज कैसे करें, और दवा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, ये आज थोड़ा क्लियर कर दीजिए प्लीज़। देखो, पेन होता क्यों है ये समझ लें, क्योंकि यूट्रस के पास एक मेम्ब्रेन बनी है जो यूज़ नहीं हुई। अगर प्रेगनेंसी होती तो वहाँ पे वो एक बेबी इम्प्लांट हो जाता, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता, लेकिन अब नहीं हुई। एक कोई एग निकला था, वो यहाँ पहुँचा, फर्टिलाइज नहीं था या रेडी नहीं था, या मेम्ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अब उसको बाहर निकलना है। तो यूट्रस क्या करता है? यूट्रस के पास कोई मशीन या वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं ना, क्लीन कर देगा। तो एक मैकेनिज्म है, जैसे हमारी इंटेस्टीन है वो सिकुड़ती है, फैलती है, तो हमारा खाना आगे बढ़ता है, बाहर निकलता है। उसी तरह से यूट्रस के पास भी एक मैकेनिज्म है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन पहले छूटती है, फिर इतना प्रेशर बनता है कि वो इस बच्चेदानी के मुंह से या सर्विक्स से बाहर निकलेगी। तो उस सब की मेहनत में ये सब प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि करना है इसको, इसका काम है, हर मंथ ये साइकिल चल रही है। तो पेट की जो हमारी जो मसल्स हैं एब्डोमेन की, वो भी, और हमारी बैक मसल्स भी कई बार सपोर्ट करती हैं। दूसरा, ब्लड का फ्लो इधर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा इन्फ्लेम जैसा फील होता है, जैसे कोई चोट लग जाती है तो बहुत सारा ब्लड फ्लो होता है, तो हमें वो एरिया थोड़ा सा छूने में टेंडर लगता है। तो उसी तरह से हल्का सा वो टेंडरनेस भी बढ़ जाती है, और साथ में यूट्रस अपना काम कर रहा है, एक भारी काम कर रहा है, तो मसल सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। करना क्या है? कोई बीमारी नहीं है पेन, एक प्रोसेस है जिसमें आपको वो पेन फील हो रहा है। और हम पेन क्यों सहें? बिल्कुल, अगर हम नॉर्मल है तो पेन सहना नियति नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर इतना है कि आप आराम से काम चल सकता है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो पुराने तरीके हैं, गर्म पानी से सिकाई कर लीजिए, गर्म हॉट टॉवल ले लीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अजवाइन, नमक, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, अजवाइन, सॉल्ट, जो भी आपको लगता है जिससे आपका पेन रिलीव हो सकता है, बिल्कुल कीजिए। रेस्ट से होता है रेस्ट कीजिए, वॉक से सही होता है वॉक कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे कर लीजिए। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर कहूँगी पेन सहना नियति नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, सही दवाई खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इस पेन के साथ मैनेज करना है ना, अगर आपसे नहीं हो रहा तो डॉक्टर से कर लेते हैं। तो दवा ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर, दवा ली जा सकती है, इसके कोई इस तरीके के वो नहीं है, वहम नहीं पालना चाहिए कि दवाई नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और दर्द सहते रहेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको कोई सिस्ट तो नहीं हो गई है, आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं हो गई है, आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं होगा जिसके बारे में आप जानते नहीं है। क्योंकि आपने कोई एक नियति बना ली कि दर्द है तो कुछ करना ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाना नहीं है, दवाई खानी नहीं है, ये तो सहना पड़ेगा। तो आप सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि आप दर्द से है कि अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, मतलब लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं, आप सही से अपने काम में मन नहीं लगा रहे, आप एक बड़ी बीमारी को भी इग्नोर कर रहे हैं। क्या पता दर्द एक्सेसिव हो, हाँ आपको पता ही नहीं होगा ना कि दर्द हो क्यों रहा है। तो एक बार कारण समझ लेते हैं, ये एक फिजियोलॉजिकल है, कभी कोई बीमारी भी हो सकती है ना। तो एक बार डॉक्टर के पास जाने में, अब तो डॉक्टर भी बात करने में काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं, तो बात कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर सुरभि, हमने अभी आपसे बहुत सारी जानकारी ली है ऐसी, और इस जानकारी को सुन के ऐसा लगता है कि ये तो मतलब ये तो होनी ही चाहिए, ये मैंडेटरी है कि ये होनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या ये बता सकती हैं कि ये जानकारी सिर्फ लड़कियों के पास होनी चाहिए, या फिर उनके पास होनी चाहिए जिनको पीरियड्स आते हैं, या फिर और भी लोगों के पास होनी चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों? देखो, हम इस दुनिया में रहते हैं ना, ये लाइन नहीं खींची हुई कि लड़के इधर रहेंगे लड़कियां उधर रहेंगी। एक घर में भी दोनों जेंडर साथ में रहते हैं, तो इसमें मतलब सभी जेंडर साथ में रहते हैं, हम वर्क प्लेस में साथ में रहते हैं। तो ये गारंटी हम कैसे ले लें कि मुझे कभी दिक्कत होगी तो सामने वही होगा जिसको सब पता होगा। तो हम किसी भी कोई भी, अगर हम सोसाइटी की बात, मतलब फैमिली सबसे छोटी यूनिट है अगर, तो एक फैमिली से बात करके सोसाइटी और पूरे वर्ल्ड तक हम जाएँ, तो अगर हर छोटी यूनिट इसके लिए तैयार है तो पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है। और उस छोटी यूनिट में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, इवन ट्रांस भी आते हैं। राइट। तो अगर हमने ये नॉलेज एक पार्ट को दी तो हमारी सारा ये अधूरा रह जाएगा। एक
चीज़ पे गाड़ी नहीं चल सकती है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चों को, लड़कों को अभी तक क्या है कि लड़कों को कोई बताता नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत है कि अरे समझ में आ जाना चाहिए, दिख नहीं रहा है मेरा मूड ख़राब है, ऐसा भी नहीं सोच सकते हो, तुम्हें मतलब मजाक क्यों बनाया। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को तैयार किया इस सेंसिटिविटी के साथ? क्या मदर उनसे बात करती है? क्या बहन उनको बताती है? क्या स्कूल में टीचर उनसे बता रही है या उनकी कोलीग्स उनसे बात करें? बात कोई नहीं कर रहा, उनको खुला छोड़ दिया, कहीं से भी कुछ भी ले लो। सबसे आसान क्या है? मजाक बनाना। हुँ, उन्होंने उसको वैसे लेना शुरू कर दिया है। हुँ, अब हमें शिकायत है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अगर हमें शिकायत है तो हमें इसके सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा। हमें हुँ, समझना पड़ेगा कि उसको राइट टाइम पे, जब हम बेटी से बात कर रहे हैं, घर में वो माहौल बना रहे हैं, तो बेटों को भी बात करना शुरू करें। और सिर्फ ये नहीं, इसलिए नहीं कहूँगी कि लड़कियों की बदल, क्योंकि लड़कों को खुद हुँ, उनकी बॉडी में जो बदलाव हो रहे हैं वो भी इतने डरे हुए हैं, वो भी नहीं पूछ रहे हैं। हुँ, तो अगर वो समझेंगे कि हम कहीं ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ सवाल पूछा जा सकता है, तो हुँ, मैं ये सच बता रही हूँ कि लड़कों ने इतने सवाल पूछे हैं, मतलब मुझे लगा कि उफ़! हम भूल ही गए शायद कि लड़कों की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लड़कों हाँ, को भी एडोलेसेंस उतना ही मुश्किल लग सकता है। तो ये हाँ, बहुत ज़रूरी है कि एक-दूसरे की, अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, एक-दूसरे के लिए हाथ बढ़ा के हम मदद कर सकें, पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, हुँ, अगर हम उसकी सच में नींव तैयार करना चाहते हैं, तो दोनों जेंडर पे, और आपने खुद भी देखा होगा स्कूल्स में जब हम लड़कों से बात बिल्कुल। करने जाते थे और कितनी बार लड़कों ने हाथ जोड़ के खड़े होके माफ़िया माँगी है। कितनी बार हम लोग हुँ, वापस आ रहे थे तो पेरेंट्स का फ़ोन आया, मदर ने बोला कि आज हुँ, मेरे बेटे ने आके मुझसे बात की और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। उसने बोला नहीं मम्मी, दिया रात को शाम को हम साथ में जलाएँगे। आप पीरियड्स पे कुछ, हो तो क्या हाँ, हुआ? पीरियड्स हुँ, में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल हुँ, अशुद्ध नहीं हो, अपवित्र नहीं हो, आपको पीरियड्स आते हैं इसीलिए तो हम दुनिया में आ पाते हैं। वही ब्लड तो मेरी भी रगों में दौड़ रहा है। और एक माँ के जो वो समय था, मतलब कितनी लोगों ने आके रोया और ऐसे इमोशनली वो इतने ओवरवेल्म फ़ील कर रहे थे कि मेरा बेटा मेरे को समझता है। और ये कितना ज़रूरी है, आज वो अपनी माँ को समझेगा, बहन को समझेगा, तो कल आने वाली जनरेशन जो उसकी लाइफ़ में और लोग आने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल भी होगा। स्पोर्ट्स में मेरा बेटा है, हुँ, उसको ये बात पता है, तो वो एकदम से, मतलब उसको फ़ेमस है इस बात के लिए कि कुछ भी दिक्कत हो तो शौर्य से बात की जा सकती है, क्योंकि उसको ये बात समझ आती है। हुँ, तो क्या ऐसे बहुत सारे नहीं तैयार किए जा सकते, और क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि हम हुँ। फिर वही पीरियड फ्रेंडली वर्ड की बात करें तो शुरू घर से करते हैं ना, दोनों को जी, बताते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड की हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं इसको। और दूसरी बात, अगर हेल्थ की भी बात करें तो इन्फॉर्मेशन अगर फैमिली के हर मेंबर को होगी, तो अगर मुझे नहीं पता चल पा रहा है फॉर एग्जांपल कि कुछ गड़बड़ है, तो मेरे साथ वाले इंसान को पता होगा कि कुछ गड़बड़ है, कि चलो मैं तुमको डॉक्टर पे लेके चलता हूँ। तो साथ ही में रह रहे हैं तो सबको इन्फॉर्मेशन होना मतलब ज़रूरी आपको है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी बेटी को पीरियड्स हो हुँ, रहे थे और मेरे ड्राइवर ने उससे पूछ लिया कि बेटा मैं किसी मेडिकल स्टोर पे रोक लूँ, मैं पैड्स हुँ, लेकर आ जाऊँ? हुँ, तो ये कितना अच्छा जेस्चर था, हुँ, मेरी बेटी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह से उसने पूछा, रोज़ देखते हम इस पे बात कर रहे हैं, तो एक वो बदला है, मतलब एक, मतलब 2 अलग बिल्कुल क्लास में के लोग हैं, लेकिन हम इस पे इतने कंफर्टेबली बात कर पा रहे थे वो, हुँ, कि मेरी बेटी ने कि शिकायत नहीं की, उसने मुझे कहा थैंक यू मम्मी कि आपकी वज़ह से आज भैया ने मेरी हेल्प की। तो हुँ, ये एटमॉस्फेयर अगर हमें क्रिएट करना है तो खुल हुँ, के बात करनी पड़ेगी, दोनों से, क्या सबसे बात करनी पड़ेगी। हुँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि घर में भाई-बहन ही नहीं होते हैं। हुँ, आपकी मेड भी होती है, आपका ड्राइवर भी होता है, आप सबसे बात कीजिए, नॉर्मली बात कीजिए, हुँ, जहाँ हुँ। जाते हैं बात कर लीजिए। हाँ, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तो एक मौका है, उनसे भी कर उनसे लीजिए भी कर लीजिए, आप कहीं जो कि बैठे हैं। अक्सर हम लोग करते हाँ, हैं। हम लोग तो ये, हमने तो रूटीन बनाया, हम अगर किसी बीच में रेस्टोरेंट में रुकते हैं तो भी हम उनसे बात कर लेते हैं, भैया आपके टॉयलेट में आपने पीरियड फ्रेंडली रखा है ना टॉयलेट को, हाँ, आपने ये बनाया, और वो हाँ, खुश भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मदद नहीं करना चाहते हैं, हुँ। बट शायद उनको कोई वे नहीं मिल पा रहा होता है मदद करने ये के लिए। बात आपने बिल्कुल ठीक बोली डॉक्टर सुरभि, कि हम एक्सपेक्ट बहुत करते हैं लड़कों से कि वो हमारा ख्याल रखें, बिल्कुल। ध्यान रखें। हुँ, आजकल तो स्पेशली हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी ये अपने बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट करती है कि मेरे को पीरियड है तो मुझे पैम्पर करो। लेकिन हमें उन्हें बताना और समझाना भी उतना ही ज़रूरी है, वो सेंसिटिविटी तो हमें कल्टिवेट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। राइट? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस मामले में हमें बात करनी ज़रूरी है। तो डॉक्टर सुरभि, सच्ची सहेली में हम लोगों ने जितना काम किया है, लगभग लाखों बच्चों को हमने काफ़ी स्टेट्स में, यूटीज़ में हमने जाकर एजुकेट किया है। और हमारे साथ इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं इतने सालों में। तो मैं आपसे ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करने के लिए कहूँगी आज, स्पेशली ऑन दिस डे, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डे, हुँ। कि आपको क्या लगता है कि एक तो सबसे पहले ये मूवमेंट इतनी बड़ी कैसे हुई, और दूसरी, क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके जहन में हैं जो आपके पास हमेशा रहते हैं काम के, कि हमने सच में ये पीरियड एजुकेशन दे के कुछ इम्पैक्ट लाया है ग्राउंड पे?
अगर मैं सोचूं सच में हमें अब 10 साल होने वाले हैं और 10 सालों में मेरे ख्याल से 5 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ और 13 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। शायद गिनती और ज़्यादा या कम हो सकती है क्योंकि कभी काउंटिंग करके तो काम नहीं किया, बट हाँ इतने लाखों बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ, इतने स्टेट्स में काम कर रही हूँ, हर तरह के लोगों से काम किया, हर वर्ग के लोगों के साथ काम किया, हर जेंडर के लोगों के साथ काम किया है। बहुत सारे इम्पैक्ट है, मतलब आप सोच के देखो ना कि एक लड़की क्लिनिक में अच्छा खासा काम करते हुए अपना हॉस्पिटल चला रही थी और आज छोड़ के सब कुछ सारा दिन इस पे काम करती है, तो कितना आप पैशन क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, कहीं वो होप दिख रही है कि मेहनत करेंगे या कुछ और काम करेंगे तो कुछ बदलेगा। तो ये जो होप है ना, ये उन्हीं जब वो रिफ्लेक्ट करती हूँ, जब सेशन ख़त्म होता है, मुझे याद है एक लड़की ने मुझे बोला था, वो एकदम से गले मिलके मुझसे ना रोने लगी। मैंने बोला मतलब अच्छा लग रहा था मुझे कि बेटा मतलब अगर कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। तो उसने बोला कि मैम आपसे मिलने से पहले ना लड़की होना गाली लगता था, आज पहली बार अच्छा लग रहा है कि मैं लड़की हूँ। मतलब ये बात ना मेरे जहन में रह गई थी कि सही में जिस तरह से हम लड़कियों की अपब्रिंगिंग करते हैं, जिस तरह से बिना गलती के उन्हें इतना अपराध बोध कराते हैं कि तुम अशुद्ध हो, अपवित्र हो, ये मत करो, वो मत करो, कोई गलती नहीं है उनकी। वो बेचारी कैसे मैनेज कर रही हैं, मतलब उनकी पैरों में बेड़ियां बांध दी हैं, पत्थर बांध दिए हैं, फिर भी वो लड़ रही हैं कि और स्कूल वो जाना डर है। की बेड़ियां हैं और किसी चीज की डर, नहीं। शर्म शर्म की मतलब मतलब पीरियड्स कितनी की कोई अपनी बेड़ी नहीं है। पीरियड्स की बेड़ी नहीं है, सोसाइटी ने जो बंधन बांधे हैं, उसके बावजूद लड़कियां टॉप करती हैं, ज़्यादा नंबरों से पास होती हैं, हर कंपटीशन के लिए तैयार हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रही हैं, लेकिन कहीं देखो एस्ट्रोनॉट उनके भी बेस हैं। में, कहीं उनके बेस में जाके देखो कि वो सब नहीं हो पा रहे। हम उनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो सब हो बिल्कुल सकते हैं, हम बिल्कुल एग्जाम्पल क्यों देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम बताते हैं कि देखो ये कर पा रहे हैं तो तुम भी कर पाओगे। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइफ में आए हैं, बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग स्टोरी सुनाई हैं, बच्चों ने बहुत सारी स्टोरी सुनाई हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि घर से फ़ोन आया कि मेरे बेटे ने आज मुझसे बात की, लड़के ने खड़े होकर मुझसे माइक ले कि मैम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, जहाँ पे करीब 600 लड़के थे और 400 फीमेल्स गर्ल स्टूडेंट थे। प्रिंसिपल टीचर के सामने एक लड़के ने कब बोला कि मैं आज सारी लड़कियों से, सारी महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बहुत मजाक बनाया। और देखते देखते स्टेज पे लड़कों का नंबर बढ़ने लगा और सब लोगों ने कहा कि हाँ हम सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं। मतलब मुझे तो उस वक्त भी, अब बोलते हुए भी गूज बम्स हो रहे हैं कि मतलब मुझे लगा कि अगर ये ऐसे बदल रहा है ना, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि कहीं तो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग कोशिश करें, मैं अकेली नहीं हूँ। मतलब जैसे कि कहीं जर्मनी में बैठ के भी कोई कोशिश कर रहा है, अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग कोशिश कर रहे हैं। अपनी कंट्री में ही अब कितना काम होता है। सच में मैं सबको सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आपने इस टॉपिक को चुना है और आप इस पे काम कर रहे हैं। मतलब मेरे सपने में बहुत सारे लोगों के सपने भी अब जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं, या हो सकता है मैं किसी और के सपने का हिस्सा हूँ, बट ये कुछ बदल रहा है। कुछ बदल रहा है, चुप्पी टूट रही है, और हम जैसा कि बोलते हैं अपने यहाँ पर अपने सेशंस में भी कि अब पता चलने दो, अब पता चलने सही दो। में अब पता चलने दो। तो काफ़ी ही इम्पैक्टफुल रहा है काम, और काफ़ी ही, ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये काम जो है दिल में फील होता है, क्योंकि जब आपको सामने से कोई आके बताता है कि आपके मुझे कुछ पीरियड एजुकेशन देने से मेरी लाइफ में असर आया है, तो उस वो अनमैच्ड फीलिंग होती है, वो एक्चुअली में अनमैच्ड होती है वो फीलिंग। जैसे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब मैं भी गई हूँ तो अपना कुछ नहीं मिला, तो अपने हाथ का ब्रेसलेट बच्ची ने मुझे उतार के दे दिया कि मैम आपने आज जो मुझे बता दिया ना, उससे मेरी लाइफ में आप नहीं समझ सकते कि कितना असर आ रहा है। तो ये फीलिंग जो है हम अपने साथ लेके चलते हैं, एंड इस उम्मीद के साथ चलते हैं कि ये काम और आगे बढ़े और हमारे जैसे एनजीओज़ की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए, राइट? तो डॉक्टर सुरभि, एक आखिरी मैसेज आज के दिन पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे 28 मई को आप क्या देना चाहेंगी हमारी कंट्री में सभी लोगों को अराउंड मेंस्ट्रुएशन? मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम जो ये समझते हैं कि पीरियड्स अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये जानती हूँ कि जब मैं अल्ट्रासाउंड में देखती हूँ कि कोई बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं अल्ट्रासाउंड में देखती हूँ कि बच्चे में धड़कन आ गई है, तो पूरे में खुशी की लहर दौड़ाती है कि अरे वाह प्रेगनेंसी है। तो वो धड़कन, वो जो खून उस बच्चे की रगों में दौड़ता है, जिससे वो पूरे 9 महीने 8 महीने जब वो गर्भ में रहता है, उससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, उससे वो ऑक्सीजन ले रहा है, उसी से उसका दिमाग बन रहा है, उसी से उसकी पूरा शरीर बन रहा है। ये वही खून है जो अगर इस्तेमाल नहीं होता तो बाहर निकल आता है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। अगर ये पीरियड्स अशुद्ध और अपवित्र हैं, तो दुनिया में एक भी इंसान शुद्ध और पवित्र नहीं है। इस बात को समझिए और इसके ऊपर से ना, पीरियड के ऊपर से ये कलंक जो है, इसको हटाने में मदद कीजिए। एक पीरियड फ्रेंडली वर्ड सच में ले आएंगे हम,
बस थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा कहते हैं ना नॉलेज पावर है, उस नॉलेज को यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं जैसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी भी चेंज होता है ना, कि सोच भी आपने अगर बदल दी ना अपने अंदर, तो आपके जीने का तरीका, आपको दुनिया का देखने का तरीका ही बदल जाएगा। आपके दिमाग में ना बहुत ग्रेटिट्यूड आएगा कि ये वही लड़कियां हैं, अगर चाहती इतने सारे तानों के बाद तो पीरियड्स को हमेशा के लिए बंद करा देती। शायद हमारी नई जनरेशन ही नहीं आ पाती। मगर ये सब चल रहा है कि इतना सब सहने के बाद, वो दर्द, PMS, ये वो सब कुछ, और चुप्पी में, ये नहीं कि शोर मचा के, इतना सहने के बावजूद भी पीरियड्स चल रहे हैं, नई जनरेशंस आ रही हैं, तो एक बार थैंकफुल हो जाते हैं इस सारे कलंक हटा के कि थैंक यू। मैं सच में कहती हूँ सारी फीमेल्स को थैंक यू कि जो इस पीरियड के साथ अपने जज्बे को बनाए हुए और जी रही हैं। तो ये थैंक यू सब, ये ग्रेटिट्यूड सबकी तरफ से उन फीमेल्स को मिलना चाहिए। तो एक पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड के लिए हम सब साथ में आए और इतना इस पीरियड्स को नॉर्मलाइज करें और इन हेल्थ के बारे में बात करें कि हमें कभी भी ऐसी पॉडकास्ट या काम ही नहीं करना पड़े। सच में सच्ची सहेली की सफलता है, हमारे जैसी NGO की सफलता उस दिन है ना, जब ये क्लासरूम में बहुत आराम से पढ़ाया जाने लगे, जब घर में इस पे नॉर्मल बात होने लगे, तो क्यों आएंगे हम, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस दिन के इंतजार में तब तक लगे हैं, काम कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर सुरभि आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस गुफ्तगू के में जुड़ने के लिए। तो ये था गुफ्तगू विद सच्ची सहेली का एक एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ अपने सवाल, अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि हमारा अगला एपिसोड और एनरिच्ड हो आपके थॉट्स से, आपके सवालों से। थैंक यू एंड हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे।